नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महादेवन और मेरे साथ डॉक्टर एंड्रिया ड्रेफस हैं और हम हल्के श्वासकष्ट के उपचार के विषय पर बात करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम निम्नलिखित विषयों के बारे में बात करेंगे: श्वसन तकलीफ के रोगियों के सही आसन पर, उन रोगियों को पूरक ऑक्सीजन कैसे दी जाए, रोगी की स्थिति का पुनरांकलन कैसे किया जाए और यह समझा जाए कि आपके उपचार काम कर रहे हैं या नहीं, और अंत में कुछ परिहार्य कठिनाइयां और सुरक्षा के मुद्दे। हल्के श्वासकष्ट के रोगी को संभालने की 3 मुख्य तरीके हैं: रोगी को सही आसन में रखना, पूरक ऑक्सीजन प्रदान करना और अन्य उपचार की जरूरत जानने के लिए रोगी का पुनरांकलन करना। चलन के अनुसार श्वसन तकलीफ के रोगियों के उपचार का तरीका उन्हें सीधे बिठाने का है। डॉक्टर ड्रेफस, सांस की तकलीफ वाले रोगियों को इस आसन से फायदा क्यों होता है? सांस की तकलीफ वाले रोगी सीधा बैठना पसंद करते हैं क्योंकि इससे वे अपने फेफड़ों के पसार को अधिकतम बढ़ा सकते हैं और हवा के आदान प्रदान को सुधार सकते हैं। जो रोगी खुद से सांस ले रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन की कमी है, हाइपोक्सिक और कोविड-19 संक्रमण के खतरे में है, उनके लिए एक नया तरीका निकल कर आया है, जो है विशेष रूप से उन्हें पेट के बल लेटाना, यानी प्रोन आसन में रखना। डॉक्टर ड्रेफस, श्वासकष्ट से पीड़ित रोगियों को प्रोन आसन में रखने की कोई पूर्ववर्ती है क्या? काफी दिलचस्प बात है कि ऐसी पूर्ववर्ती है। जागते हुए प्रोन आसन में होने से नलिका प्रवेशन, इंटुबेशन गति का कम होना और ARDS के रोगियों के परिणाम में सुधार देखा गया है। प्रारूपिक क्रमाचार में 30 से 120 मिनट तक प्रोन आसन, उसके बाद बाइनी क्षैतिज स्थिति, उसके बाद दाहिनी क्षैतिज स्थिति और उसके बाद सीधे बैठने की स्थिति शामिल होते हैं। बिल्कुल ठीक। आमतौर पर आपको इस नए आसन के लाभ 5 से 10 मिनट के बीच दिखाई देने लगेंगे। और यह जरूरी है कि यदि रोगी के सांस लेने में और आराम में कोई सुधार न हो तो किसी भी आसन को कायम नहीं रखना चाहिए। न्यूयॉर्क में, जो यूनाइटेड स्टेट्स में कोविड संक्रमण का उपकेंद्र था, हाल ही में संचालित एक अध्ययन में 50 रोगियों की जांच करी गई जिनकी ऑक्सीजन संतृप्ति पेश करने के वक्त 80% थी। पूरक ऑक्सीजन लगाने के बाद उनकी मध्यम ऑक्सीजन संतृप्ति सुधरकर 84% हो गई। इसका मतलब वे पूरक ऑक्सीजन के बावजूद अल्प ऑक्सीय थे? हाँ, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन कमी के चलन के उपचारों के बाद भी उनके खून में ऑक्सीजन की कमी थी। लेकिन हैरत की बात है कि प्रोन आसन अपनाने के 5 मिनट बाद उनकी ऑक्सीजन संतृप्ति सुधरकर 94% हो गई थी। इसलिए कोविड-19 संक्रमित रोगियों के अल्प ऑक्सीयता, हाइपोक्सिया उपचार के लिए स्वयं प्रोन आसन अपनाना आसान और किफायती था। हल्के श्वासकष्ट के रोगी को सही आसन में रखने के बाद अगला कदम है पूरक ऑक्सीजन देना। श्वसन तकलीफ, खून में ऑक्सीजन की कमी और आघात वाले रोगियों को पूरक ऑक्सीजन उपचार तुरंत देना चाहिए। पूरक ऑक्सीजन देने के कोई भी नित्य अंतर्विरोध नहीं है। पूरक ऑक्सीजन उपचार उन रोगियों के लिए बेअसर हैं जो सांस नहीं ले रहे हैं। जो रोगी सांस नहीं ले पा रहा, उसे बैग की सहायता से मास्क ऑक्सीजन और उसके बाद एंडोट्रैकल नलिका प्रवेशन, इंटुबेशन की जरूरत है। पूरक ऑक्सीजन देने की 3 आवश्यकताएं हैं: ऑक्सीजन का स्रोत जैसे कि ऑक्सीजन टैंक या ऑक्सीजन सांद्रक, बहाव मीटर वाला नैतिक दबाव रेगुलेटर, और नाक प्रवेशनी, नेजल कैनुला, सामान्य फेस मास्क या NRB मास्क जैसा वितरण उपकरण। ऑक्सीजन सिलेंडर या दीवार स्थित स्रोत 99 से 100% ऑक्सीजन देगा, जबकि सुवाह्य ऑक्सीजन सांद्रक से मिलने वाली ऑक्सीजन की फीसदी में अंतर हो सकता है, परंतु सामान्य रूप से 90% होती है। नैतिक दबाव रेगुलेटर ऑक्सीजन सिलेंडर से निकलने वाले दबाव का नियंत्रण करता है। बहाव मीटर ऑक्सीजन के निकलने की गति का नियंत्रण करता है। बहाव की गति 1 लीटर प्रति मिनट से लेकर 25 लीटर प्रति मिनट तक रखी जा सकती है। बहाव की सटीक गति इस पर निर्भर करेगी कि आप किस प्रकार का वितरण उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं। यह दबाव पूरित बहाव मीटर है जो ऑक्सीजन के दीवार स्थित स्रोत से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन की गति को बहाव मीटर पर लगी घुंडी को घुमाने से बंद या खोला या बदला जा सकता है। ऑक्सीजन के बहाव के अनुसार बहाव की एक गेंद उठती या गिरती रहती है और बहाव की उच्चतम गति 15 लीटर प्रति मिनट है। हम 3 प्रकार के वितरण उपकरणों पर चर्चा करने वाले हैं, जो है नाक प्रवेशनी, नेजल कैनुला, सामान्य फेस मास्क और NRB मास्क। नाक प्रवेशनी, नेजल कैनुला से ऑक्सीजन का वितरण नाक में घुसाए 2 छोटे प्रागों के माध्यम से होता है। ऑक्सीजन बहाव की गति आमतौर पर 1 से 6 लीटर प्रति मिनट होती है, जो 24 से 44% का FiO2 देती है। नाक प्रवेशनी, नेजल कैनुला इस्तेमाल करते वक्त 6 लीटर से ऊपर न जाने का कारण है बहाव की अधिक गति से श्लेष्मल झिल्ली में बेचैनी होना, जिससे खून निकल सकता है।
यदि आप लंबे समय तक नाक प्रवेशनी नेजल कैनुला इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ऑक्सीजन को नम रखने वाले उपकरण के इस्तेमाल करने पर विचार कीजिए। सामान्य फेस मास्क के दोनों तरफ खुली जगह होने से सांस लेने के समय कमरे की हवा अंदर जा सकती है और मास्क द्वारा दी गई ऑक्सीजन से मिल सकती है। 6 से 10 लीटर प्रति मिनट की गति में एक सामान्य फेस मास्क 40 से 60% का FiO2 दे सकता है। NRB मास्क में मास्क के साथ एक बैग होता है जो ऑक्सीजन से भरा होता है। जब रोगी सांस अंदर लेते हैं, वे इस बैग से साफ ऑक्सीजन खींचते हैं। जब वे सांस छोड़ते हैं, हवा मास्क के बगल की जगह से बाहर निकलती है, बैग के अंदर नहीं जाती। बिल्कुल ठीक। यह सुनिश्चित करता है कि बैग हमेशा ऑक्सीजन से भरा रहता है। याद रखें, ऑक्सीजन बहाव गति 12 से 15 लीटर प्रति मिनट होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सांस अंदर लेते वक्त बैग ढेर न हो जाए। एक और तरीका है नाक प्रवेशनी नेजल कैनुला के ऊपर NRB मास्क को लगाना, जो अधोग्रसनी और नासाग्रसनी में कार्बन डाइऑक्साइड के उपेक्षित एकत्रण को बचाने से 100% का उचित FiO2 देता है। पूरक ऑक्सीजन के पदशः उपचार के बारे में सोचने के समय शुरुआत नाक प्रवेशनी या सामान्य फेस मास्क से करें, और यदि रोगी की स्थिति इन दोनों यंत्रों से नहीं सुधरती, तो NRB मास्क या NRB मास्क के ऊपर नाक प्रवेशनी नेजल कैनुला लगाएं। श्वासकष्ट के किसी भी उपचार के बाद, जैसे कि रोगी को किसी आसन में रखना या पूरक ऑक्सीजन देना, रोगी की नैदानिक स्थिति और जीवनांक का पुनरांकलन बेहद महत्वपूर्ण है, खास तौर पर ऑक्सीजन संतृप्ति। नैदानिक पुनरांकलन में शामिल होते हैं रोगी के स्वयं आंकलन कि वे बेहतर महसूस कर रहे हैं या नहीं, उनके सांस लेने के कार्य और जीवनांक का, खास तौर पर उनकी श्वसन गति और ऑक्सीजन संतृप्ति। यदि इनकी हालत में सुधार है, यह दर्शाता है कि आपके उपचार काम कर रहे हैं, कम से कम अभी के लिए। यदि इनकी हालत में सुधार नहीं है, इसका मतलब है आपको अधिक उपचारों के बारे में सोचना होगा, जैसे कि रोगी को किसी और आसन में रखना या अधिक बहाव वाले नाक प्रवेशनी नेजल कैनुला या नलिका प्रवेशन इंटुबेशन और यांत्रिक वेंटिलेशन। WHO के दिशा निर्देश के अनुसार रोगी को आसन में रखने के, पूरक ऑक्सीजन और स्थायीकरण के बाद प्रौढ़ जन में ऑक्सीजन संतृप्ति का लक्ष्य 90% से अधिक है। गर्भवती प्रौढ़ जन के लिए ऑक्सीजन संतृप्ति का लक्ष्य 92 से 95% के बराबर या इससे ऊपर होता है। 100% ऑक्सीजन संतृप्ति पाना आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन संतृप्ति लक्ष्यों को पाने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा को टाइट्रेट कीजिए। यदि आप इन ऑक्सीजन संतृप्ति लक्ष्यों को नहीं पा सकते, अगला कदम नाक प्रवेशनी नेजल कैनुला या गैर आक्रामक वेंटिलेशन के ऊंचे बहाव के बारे में सोचना होगा। इन प्रक्रियाओं पर अगले लेक्चर में चर्चा होगी। इसके बाद हम हल्के श्वासकष्ट से पीड़ित रोगियों की देखभाल में परिहार्य कठिनाइयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, उत्तेजित रोगियों के उपचार में बेंजोडियाजेपिने या स्वापक पीड़ानाशक औषधियों से दूर रहें। यदि श्वासकष्ट से पीड़ित रोगी उत्तेजित है, तो पहले अल्प ऑक्सीयता, हाइपोक्सिया या श्वसन विफलता के बारे में सोचें और सुनिश्चित करें कि आप इन स्थितियों का आंकलन और उपचार सही ढंग से कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अल्प ऑक्सीयता, हाइपोक्सिया या श्वसन विफलता से उत्पन्न होने वाली बेचैनी वाले रोगियों को बेंजोडियाजेपाइन या स्वाक पीड़ानाशक औषधि की दवा देना जान का खतरा बन सकता है। एम्फिसिमा या COPD जैसी बाधक फेफड़े संबंधी बीमारी वाले या जीर्ण श्वसन तकलीफ वाले रोगियों को ऑक्सीजन देते वक्त सावधानी बरतें। इन रोगियों को अक्सर हाइपोकर्बिया होता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन देना, खास तौर पर लंबे समय तक, उनके श्वसन चालन को नुकसान पहुंचा सकता है और इसके कारण अधिक हाइपोकर्बिया, बदली मानसिक स्थिति और पूर्ण श्वसन समाप्ति भी हो सकते हैं। याद रखें, इन रोगियों को ऑक्सीजन देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ऑक्सीजन को उच्चतम मात्रा के बजाय विशेष आवश्यकता के अनुरूप टाइट्रेट करना है। अंत में, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ऑक्सीजन रोगी तक पहुंच रही है। मास्क और नाक प्रवेशनी अपनी ऑक्सीजन सप्लाई से निकल या हटे हो सकते हैं, और ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन की मात्रा सीमित होती है जो समय के साथ खत्म हो सकती है। जब दबाव 200 psi या उससे कम हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर को बदलें। ऑक्सीजन देते समय कुछ अहम सुरक्षा विषय हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करते समय सावधान रहिए और यदि वे ठीक से अटके या बंधे न हो तो उन्हें सीधे खड़े न रखिए। सही परिस्थितियों में, यदि वे गिरते हैं तो ऐसा मुमकिन है कि वे रॉकेट बन जाएं और लोगों को चोट पहुंचाएं। बिल्कुल ठीक। इस वीडियो में हम चलते ट्रक से ऑक्सीजन कनस्तर को गिरते और फिर सड़क पर रॉकेट के समान उड़ते और स्कूटर पर सवार एक मासूम व्यक्ति को मारते हुए देख सकते हैं।
ऑक्सीजन आग के खतरे का प्रतिनिधित्व है क्योंकि इससे अन्य पदार्थों को कम ताप में और तेज एवं अधिक गर्मी से जलने में मदद मिलती है। इसलिए दहनशील पदार्थों को हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर, पुर्जों, वाल्व और ट्यूबिंग से दूर रखें। कभी भी किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर के पास आग की आंच से धूम्रपान करने न दें। अंत में, सिद्धांत रूप में, पूरक ऑक्सीजन और श्वसन सहायता के सभी तरीके श्वसन रोगाणु, जैसे कोविड-19 को एरोसोलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि नाक प्रवेशनी, नेजल कैनुला, फेस मास्क या एनआरबी मास्क से ऑक्सीजन लेने वाले रोगी अपने पास की हवा में वायरल कण फैला सकते हैं। 2014 में हांगकांग मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन यह बतलाता है कि 5 लीटर पर नाक प्रवेशनी रोगी से 42 सेंटीमीटर दूर तक कण फैला सकती है। मतलब 10 लीटर पर आम फेस मास्क रोगी से तकरीबन 40 सेंटीमीटर दूर तक कण फैला सकते हैं और 12 लीटर पर एनआरबी रोगी से तकरीबन 10 सेंटीमीटर दूर तक कण फैला सकता है। इस साल 2020 के एक नए अध्ययन ने यह पाया गया कि 15 लीटर पर एक आम मास्क के लिए कण का फैलाव 11 से 12 सेंटीमीटर था और 10 लीटर पर एनआरबी मास्क के लिए 25 से 27 सेंटीमीटर। इन सभी अध्ययनों का महत्व क्या है? देखिए, सबसे पहले, इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने श्वासकष्ट के रोगियों को पूरक ऑक्सीजन नहीं देनी चाहिए। इन अध्ययनों से हम यह सीख सकते हैं कि फैलाव की संभावना है और कि हमें स्वयं की और रोगियों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। हाल ही के एक और अध्ययन में, जिसमें छोड़ी गई सांस की गति का नमूना बनाया गया था, यह पाया गया था कि ठीक से लगा सर्जिकल मास्क एरोसोलाइजेशन को काफी कम कर सकता है जब उसे निम्न या ऊंचे बहाव वाली नाक प्रवेशनी, नेजल कैनुला पर लगाया जाए। जैसा कि इस पहले चित्र में देखा जा सकता है, एक रोगी जो 6 लीटर पर नाक प्रवेशनी, नेजल कैनुला पर है, वह सांस छोड़ते वक्त वायरल कण को 1 मीटर मतलब 3 फुट की दूरी तक फैला सकता है। तथापि, नाक प्रवेशनी, नेजल कैनुला के ऊपर सर्जिकल मास्क लगाने के बाद, आप देख सकते हैं कि कण के फैलाव में काफी गिरावट है। इस कारण सांस छोड़ते वक्त वायरल कण के फैलाव को कम करने के लिए नाक प्रवेशनी से ऑक्सीजन पाने वाले रोगी पर सर्जिकल मास्क लगाने पर विचार करें। संक्षेप में, हल्के श्वासकष्ट वाले रोगी के उपचार में ठीक आसन में रखना, खास तौर पर प्रोन आसन शामिल है जो कि रोगी की जान बचा सकता है। इसके बाद पूरक ऑक्सीजन, जिसमें शुरुआत नाक प्रवेशनी या साधारण मास्क से होगी और फिर एनआरबी मास्क की ओर बढ़ा जाएगा। और इसके बाद रोगी का पुनरांकलन करना यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उपचार से अनुक्रिय हैं या नहीं। संभावित कठिनाइयों से सतर्क रहें, जैसे ऑक्सीजन के ऊंचे बहाव वाले सीओपीडी रोगियों की निगरानी न रखना, और अंत में पूरक ऑक्सीजन के अलग अलग तरीकों के फैलाव को ध्यान में रखें।